वीरभद्रपुर नाम के एक गांव में रमन नाम का एक आदमी रहता था। उसे बहुत पैसे कमाकर अपनी पत्नी राधा और बेटी चुटकी को बहुत अच्छी जिंदगी देने का सपना देखता था। पर वे लोग इतने दीन थे कि किसी भी धंधे को शुरू करने के लिए जो पैसे लगते वो काफी नहीं थे, इसीलिए उनका नुकसान हुआ करता। एक दिन घर में बुनियादी जरूरती चीजें भी न होने के कारण राधा रमन के पास आई और कहा, सुनिए जी, घर में अनाज नहीं है, अब खाने के लिए भी कुछ नहीं है। इस तरह व्यापार करना हम जैसे लोगों के बस की बात नहीं, ये बड़े लोगों की बात है। हम जैसे दीन लोगों को बस ये सोचकर खुश होना चाहिए कि 2 वक्त की रोटी जुटा पा रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े व्यापार हमारे बस की बात नहीं है। ऐसे राधा ने कहा, धनी लोगों को ही व्यापार करना चाहिए और हम जैसे दीन लोग उनके हाथ के नीचे नौकर बने रहे। इसी सोच की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है आज गरीब इंसान। तुम नहीं जानती राधा, ये धनी लोग हम जैसे लोगों को गुलाम बनाकर हमारे कैसे मजे लूटते हैं, हमें कितनी नीची नजर से देखते हैं। मेरी कोशिश सिर्फ यही है कि मैं उन्हें बता सकूं कि हम भी कम नहीं हैं, पर मैं अपने हर प्रयास में विफल हो रहा हूँ। खैर, इसे छोड़ दो, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ कि खाने का कुछ इंतजाम कर पाता हूँ या नहीं। ऐसा कहकर वो बाहर निकला। खाने का इंतजाम करने बाहर निकला रमन कई कोशिशें करता है। कई लोगों के पास हर तरह की प्रयास कर चुका होता है, पर उसे कहीं कुछ नहीं मिलता, जिससे वो निराश होकर घर वापस लौटता है। तब राधा ने कहा, क्या हुआ जी, क्या आज भी खाने का इंतजाम नहीं हो पाया? क्या आज भी हम भूखे ही रहेंगे? हमारा तो फिर भी ठीक है, पर हमारे पेट से जन्म ली हमारी बच्ची छुटकी का क्या होगा? क्या वो भी ये सब सहेगी? इस तरह राधा दुख जता रही थी। तभी चुटकी ने बाहर से आवाज दी, माँ, पापा। यूं वो आवाज लगा रही थी। उसके हाथ में मुर्गी को देखकर राधा ने पूछा, क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रही है और ये मुर्गी कहाँ से आई? माँ, अभी जब मैं बाहर खेल रही थी तब मैंने इस घायल मुर्गी को देखा, मुझे बहुत दया आई इसलिए मैं ले आई। माँ, क्या हम इस मुर्गी को अपने यहाँ पाल ले? ऐसे चुटकी ने कहा, यहाँ अपना गुजारा ही मुश्किल से हो रहा है, ऐसे में मुर्गी कहाँ पालेंगे? तब रमन ने कहा, रहने दो ना राधा, छुटकी का मन है तो करने दो, हम वैसे ही उसका पेट भर नहीं पा रहे हैं। अब इस मुर्गी को भी उससे दूर करेंगे तो उसकी खुशी छीनने वाले हो जाएंगे। रमन की बातें सुन छुटकी बहुत खुश हो जाती है। उस दिन से छुटकी उस मुर्गी का बहुत ध्यान रखने लगी। कुछ ही दिनों में उस मुर्गी ने अंडे दिए, जिस अंडों से बहुत सारी मुर्गियां हुई। उन मुर्गियों ने और मुर्गियां दी। इस तरह उनके घर में बहुत सारी मुर्गियां हुई। इतनी सारी मुर्गियां एक साथ देखकर रमन को एक उपाय सूझा। उसने तुरंत राधा को बुलाया। राधा, मैंने कुछ सोचा है। बाहर बाजार में चिकन की बहुत डिमांड है। अब हमारे पास इतनी सारी मुर्गियां हो गई है, हर रोज कुछ मुर्गियां ले जाकर हम चिकन फ्राई बेचेंगे। कम से कम इस धंधे में ज्यादा लागत नहीं लगेगी। तुम क्या कहती हो? आपकी सोच तो बहुत अच्छी है, पर मुर्गियों को मारने के लिए क्या चुटकी राजी होगी? ये सुन रमन ने कहा, हाँ, वो कतई नहीं मानेगी, इसीलिए हम चुटकी को बिना बताए कुछ मुर्गियां ले लेंगे। जब उन मुर्गियों से हमें मुनाफा होगा तब और मुर्गियां खरीदकर हम व्यापार बढ़ाएंगे। ऐसा कहकर उसने कुछ मुर्गियां ली और अपने साइकिल के चक्र पर नीचे आग लगाकर मुर्गियां सेककर उसने चिकन बनाए। आइए आइए, अनोखे चिकन का स्वाद लीजिए। साइकिल के व्हील पर सेका हुआ, अनोखे अंदाज में बनाया हुआ बहुत ही स्वादिष्ट चिकन। ऐसे वो जोर जोर से आवाजें लगाने लगा। वो चिकन फ्राई इतना ज्यादा स्वादिष्ट था कि लोग वहाँ खाने के लिए उमड़ पड़ रहे थे। तभी ये बात जानने के बाद छुटकी गुस्से में वहाँ आई। पापा, मैंने कभी नहीं सोचा था आप मेरे साथ ऐसा करोगे। जिन मुर्गियों को मैंने इतने प्यार से पाला था उन्हें मारने का मन आपको कैसे किया? पापा, मैं आपका चेहरा नहीं देखना चाहती। ऐसा कहकर गुस्से से छुटकी वहाँ से चली गई। आप उसकी बातों का बुरा मत मानिए, अभी छुटकी बहुत छोटी है। अब हमारे पास कुछ पैसे बन गए हैं ना, हम बाहर से मुर्गियां लाएंगे, छुटकी ये सब भूल जाएगी। इस तरह पति को धीरज दिया। कुछ ही दिनों में उनका व्यापार अच्छे से फल फूलने लगा। उन्हें बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा था, इसलिए रमन ने अपने छुटकी के लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आए थे। पापा,
आप मेरे पास आने की भले जितनी भी कोशिश करो, मुझे वो मरे हुए मुर्गियाँ याद आती है। मैं उन मुर्गियों को कितना प्यार कर रही थी, फिर भी आपका मन उन्हें मारने का कैसे हुआ पापा? ये सुन रमन राधा के पास गया और बोला, राधा, छुटकी का गुस्सा मुझ पर अभी भी कम नहीं हुआ है। अब मुझे नहीं लगता कि उसके गुस्से के कम होने की मुझे आस भी रखनी चाहिए। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। चलो खैर, देखते हैं कब तक गुस्से में रहेगी। चलो, मैंने चिकन फ्राई बनाने के लिए कुछ मुर्गियाँ लाई हैं। अपने काम पे लग जाते हैं। ऐसा कहकर अपने पत्नी को साथ लिए वो चिकन फ्राई बनाना शुरू करता है। आनंद नगर नाम का एक गांव नदी के किनारे बसा हुआ था। वहां रहने वाले कई लोग खेती करते और मछुआरे का काम किया करते थे। उसी गांव में रविंद्र नाम का एक धनवान व्यक्ति रहता था। अपने बाप दादाओं से चलती आ रही विरासत को अनुभव करते हुए गरीब लोगों को छोटी नजर से देखा करता था। एक दिन रविंद्र मछुआरे रमेश के पास गया। अरे ओ रमेश, क्या हुआ? अभी तक मछली पकड़ रहे हो? तुम्हें किसी ने बताया नहीं? क्या बात है सेठ जी, आप किस बारे में कह रहे हैं? मुझे तो किसी ने कुछ बताया नहीं। अनजान क्यों बन रहे हो? मुझे इस समय नदी में सैर करने का मन कर रहा है। बाकी सबको तो मैंने हकाल दिया, पर तुम अब भी यही हो। एक पल और अगर तुम यहाँ दिखाई दे तो मैं नहीं जानता मैं क्या कर दूंगा। रमेश तुरंत ये सुनकर रविंद्र के पास गया। सेठ जी, मैं हर रोज मछलियाँ पकड़कर उन्हें बेचकर ही अपना गुजारा करता हूँ। अगर मैंने आज मछलियाँ नहीं पकड़ी तो मैं घर वापस खाली हाथ जाऊंगा। कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ मछलियाँ पकड़ने दीजिए सेठ जी। ऐसा कहकर रमेश उसके पैरों में गिर जाता है। रविंद्र तुरंत पीछे हट जाता है। अरे ओ, तुमने समझ क्या रखा है मुझे? अपने गंदे मैले हाथों से मुझे छुओगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ऐसा करो? इससे पहले कि मैं कुछ कर दूं, यहाँ से चले जाओ। यूं रविंद्र उस पे चिल्लाया। रमेश कुछ न कह सका और वहां से चुपचाप चला गया। रमेश की एक पत्नी थी, उसका नाम उमा था और उसकी एक बेटी थी, स्वीटी। रमेश के वापस लौटने पर स्वीटी ने कहा, पापा आ गए, पापा आ गए। यूं चिल्लाते हुए खुशी से पापा के पास गई। क्या हुआ पापा, आपने आज भी वो मेरी वाली गुड़िया नहीं लाई? मैं कितने दिनों से आपसे कह रही हूँ, आपने तो बहुत पहले कहा था कि लाऊंगा। क्या हुआ पापा? ऐसे स्वीटी ने पूछा। तभी उमा वहां पर आई और रमेश को परेशान देखा। क्या हुआ है आपको? आप परेशान लग रहे हो। क्या किसी ने कुछ कहा? क्या कहूँ उमा, दिन ब दिन उस रविंद्र के जुल्म बढ़ते ही जा रहे हैं। उसका सामना करने की किसी की हिम्मत नहीं, इसलिए वो बढ़ता ही जा रहा है। आज उसने नदी से सारे मछुआरों को हटा दिया। उसको स्टीमर में सैर करना था। मेरी ही तरह ना जाने कितने अभी परेशान बैठे हैं। तो इसका मतलब आज भी मछलियाँ नहीं मिली? तो अब कैसे होगा? घर पर अभी खाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या आज भी पानी पीकर रहना होगा? ऐसे उमा ने कहा। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन हर रोज की तरह रमेश नदी में मछलियाँ पकड़ने निकला। रमेश के बाहर निकलते ही कुछ ही देर में स्वीटी दौड़कर माँ के पास आई। माँ, सुना है कि नदी में अचानक तूफान आने वाला है। मछुआरों को नदी के पास ना जाने के लिए कहा गया है। अभी अभी मैंने पड़ोस के घर में टीवी में देखा। अब पापा कहाँ होंगे? मुझे चिंता हो रही है। तुम चिंता मत करो बेटा, पापा ठीक ही होंगे। इस तरह स्वीटी को माँ ने धीरज दिया। तूफान के आने वाली सूचना को जाने बिना ही रमेश नदी में आगे बढ़ा। तेज हवा के चलने की वजह से नाव पुरानी थी, इसलिए हवा की दिशा में ही वो बढ़ने लगा। उसी समय वहां से रविंद्र अपनी स्टीमर में आ रहा था। क्या हुआ रमेश? इस तूफान में तुम फंस गए हो? ऐसा खटारा नाव क्या तुम्हें बचा पाएगा? लगता है तुम्हारी जिंदगी इसी पानी में खत्म होने वाली है। अब तुम्हारी मौत यही होकर रहेगी। यूं उसका मजाक उड़ाकर वहां से रविंद्र चला जाता है। हे भगवान, ये आप क्या कर रहे हो? अगर आज मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का कौन ध्यान रखेगा? मेरी बेटी तो अभी बहुत छोटी है, उसने दुनिया भी नहीं देखी। मेरी पत्नी अकेली क्या कर पाएगी? किसी भी तरह से मुझे कोई रास्ता बता दीजिए भगवान। इस तरह डूबते हुए नाव में खड़ा होकर वो प्रार्थना करने लगा। इतने में कहीं से पेड़ का बड़ा तना आकर उसकी नाव से टकरा गया।
उस टकराव से रमेश नाव से पानी में गिर गया। इस तरह नदी में गिरे हुए रमेश को अचानक एक उपाय सूझा। पानी में बह रहे उस तने के सहारे वो पानी में तैरता हुआ आगे बढ़ा। समय के साथ पानी का प्रवाह बढ़ने लगा था। कुछ दूर पहुंचते ही उसे रविंद्र की स्टीमर दिखाई दी। अचानक रविंद्र की स्टीमर भी खराब हो जाती है। नदी के बीचों बीच स्टीमर रुक जाती है। तभी वहां पर रमेश भी पहुंच जाता है। रविंद्र जी, मैं आपकी मदद करता हूँ। धीरे धीरे स्टीमर पूरी तरह से पानी में डूब जाता है। तने के सहारे रमेश स्टीमर के पास पहुंचा। रमेश ने रविंद्र की जान बचाने के लिए हाथ बढ़ाया। तब रमेश ने कहा, हम जैसे लोग को आप नहीं छूते ना, पर जब बात जान पर बनाई तो कुल मत जाति इसके बारे में कुछ नहीं सोचते। ऐसे रमेश ने पूछा। मेरी अकल घास चरने गई थी जो मैंने ऐसे तुमसे कहा। ऐसा फिर कभी नहीं होगा। अब मुझे बचा लो रमेश। रविंद्र ने ऐसी विनती की। तुरंत रमेश ने रविंद्र को हाथ देकर तने के सहारे किनारे तक पहुंचाने की कोशिश की। दोनों ही सुरक्षित नदी के किनारे पहुंचे। किनारे पहुंचने के बाद रविंद्र ने रमेश से कहा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद रमेश। मैंने हमेशा ही तुम्हें अपमानित किया है, पर तुमने उन सबको भूलकर मुश्किल के समय मेरी जान बचाई। ऐसे रविंद्र ने कहा। उस दिन से रविंद्र और रमेश एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। इस तरह रमेश की उदारता ने रविंद्र के मन को बदल दिया।